Hello class 8. Let us start our same chapter, that is chapter 3, Colonial Agrarian Policies, in the section of history. So till now what we have seen, we have studied the different land revenue settlements like Izardari, Permanent, Mehelwari and Rayotwari. Now what Britishers did, this we have seen that how they were generating revenue by implementing different land revenue settlements. Now what they wanted from India's land, that was they needed or they start looking for more money. So what they introduced commercialization of agriculture. So commercialization of agriculture, basically this term has brought by Britishers only when they were doing here rule. So as a result of new revenue systems, agriculture got commercialized. Let us see what is the meaning of commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means that a peasant grows more than what he and his family can consume. It means कि अब जो peasant था वो पहले से ज़्यादा grow कर सकता था जितना उसको और उसकी family consume भी नहीं करती थी. Why? And इसलिए करता था क्योंकि वो जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा है, वो उसको क्या करे, मार्केट में सेल आउट कर सके. इट यूजली हैपन्स इन एन इकोनॉमी वेयर द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन कैश रैदर दैन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस. बेसिकली ये किस इकोनॉमी में फॉलो हो रहा था? ये बेसिकली वहाँ होता था जहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो कैश में कलेक्ट होता था रैदर दैन द प्रोड्यूस. मतलब जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, जो पेजेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो ना लेकर के उससे क्या लिया जा रहा था, उससे कैश लिया जा रहा था. During the colonial period, commercialization of agriculture was the outcome of 3 land revenue settlements that we read about earlier. What were those? That I just told you: Izardari, Permanent, Mehelwari and Rayotwari. These settlements were based on cash payment, and once in place, agriculture commercialized rapidly. This we have also studied कि ये बेसिकली किस पर बेस होते थे ये सेटलमेंट्स? कैश पर ही बेस होते थे. अगर आपको स्टार्टिंग के एग्रेरियन पॉलिसीज़ याद हों तो व्हाट दे हैव मेंशन कि इट इम्पोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन कैश. उनको कैश में ही पेमेंट चाहिए होता था. ऑल क्लासेस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द जमींदार, द लंबारदार एंड द रियात हैड टू मेक प्रोविजन फॉर कैश. और ये सारे ही लोगों से क्या लेते थे, इन सबको प्रोविज़न बना के रखना होता था कैश का, चाहे वो ज़मींदार हो, लंबारदार हो या रियाट कौन होते हैं? कल्टिवेटर्स होते हैं. So what they were doing, they sold a part of their produce in the market so as to be able to pay cash revenue to the treasury. So ये क्या करते थे, जो भी प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट में इनको कम से कम रेट में ही क्या करना पड़ता था, इनको सेल करना पड़ता था, क्योंकि कंपनी यानी गवर्नमेंट ट्रेजर जो था उसको कैश रेवेन्यू के बेसिस पर पेमेंट करना होता था. In the rural areas, the practice of forced cultivation of certain commercial crops or plantation crops began. अब अगर हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं तो किस चीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई? ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया जिसमें फूड क्रॉप्स की जगह क्या थी, नॉन फूड क्रॉप्स थी. एंड इफ़ यू रिमेंबर, ज्योग्राफी में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी थी हमने. उसमें हमने प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ा था, जिसमें रबर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. तभी हम पढ़ने वाले हैं आगे इसमें. पेजेंट्स वर एनकरेज टू कल्टिवेट हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स विच वर नॉट नीडेड लोकली एंड वर ओनली मेंट फॉर एक्सपोर्ट. अब पेजेंट्स जो थे उनको एनकरेज किया जाता था कि वो ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स को जिनकी बहुत हाई वैल्यू है उसका कल्टिवेशन करें. और ये ऐसे क्रॉप्स होते थे जिनका लोकल मार्केट में नीड नहीं थी, बल्कि किसके लिए होते थे? बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए होते थे. नाउ इतना कुछ देखने के बाद हम व्हाट वी आर गोइंग टू सी इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने के बाद. कमर्शलाइज मीन्स होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू मार्केट. जब हम मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं. कमर्शियल क्रॉप्स वर ऑफन कल्टिवेटेड एट द कॉस्ट ऑफ फूड क्रॉप्स. इट मीन्स द टोटल एरिया ऑफ कल्टिवेशन वेंट अप. मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कल्टीवेशन एरिया था वो तो ऊपर जा रहा था, मीन्स अर्निंग हो रही थी इस टाइम पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट द एरिया अवेलेबल फॉर फूड क्रॉप्स वाज रिड्यूस. लेकिन जो हमारा फूड क्रॉप्स का एरिया था वो क्या हो गया था, वो रिड्यूस होता जा रहा था. द प्लांटर यूज फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑपरेशन टू फोर्स द पेजेंट्स टू कल्टिवेट दैम.
अब ये जो प्लांटर्स थे ये क्या करते थे, इनके साथ फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनको अप्रेस करते थे पेजेंट्स को, ताकि वो क्या करें, कमर्शियल क्रॉप्स को ही कल्टिवेट करें. दिस लेड टू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पेजेंट्री. एंड व्हाट इज इम्पॉवरिशमेंट? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पुअर. मीन्स पेजेंट्स जो थे ये डे बाई डे पुअर होने लगे. Since these crops were sold in international markets, the demand fluctuated widely. In the years of good harvest, it benefited the peasants, but in case of a poor harvest, the peasants suffered badly. So बहुत easy language में लिखा हुआ है कि जब good harvesting होती थी तो ये benefit करता था किसको, peasants को. लेकिन जब यही poor harvesting होती थी तो उसमें peasants क्या होते थे, they suffered badly. Because much of the land was set aside for non-food crops, the peasants did not have enough to eat. अब just I told you कि जो total area था cultivation का वो went up, मतलब ऊपर गया, लेकिन जो food crops थे उसका area reduce हो गया था, जिससे कि क्या situation arise हो गई वहाँ पे, the situation arise of famine. So famine therefore became a standing feature. Famine means होता है आपका lack of food, स्टारवेशन यानी भूखमरी आ जाना. इट मीन्स कि जो बंगाल फेमिन हम देखते हैं 1770 का, ये मार्क यानी इंडिकेट करता है अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया. और यही बंगाल फेमिन जब एक 1943 में भी अराइज हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत डिवास्टेटिंग फेमिन था. तो ये मार्क करता है क्लोजिंग ईयर्स, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का यहाँ से जाने का टाइम हो रहा था. 1947 में यहाँ से ब्रिटिशर्स डिपार्चर कर गए थे, तो इसलिए यहाँ पर क्लोजिंग ईयर्स मेंशन किया हुआ है. कमर्शियल क्रॉप्स. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड कि अभी तक उन्होंने क्या किया, अभी तक कंपनी लैंड के ऊपर से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, यानी उसके पास दीवानी राइट्स थे एंड दे वर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोजिंग डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स. अभी वो क्या करते हैं, अभी वो क्रॉप्स के ऊपर भी क्या करने लगते हैं, फोकस करने लगते हैं. मीन्स पहले लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट किया, अब जो लैंड के ऊपर जो कल्टीवेशन हो रहा था क्रॉप्स का, उसके ऊपर उनका क्या जाता है, फोकस जाता है. बिकॉज जो इंग्लैंड था वहाँ पर क्या आ चुका था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. सो नाउ दे नीडेड सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इस तरह के क्रॉप्स जो कमर्शियली क्या हो सके, सेल आउट हो सके और उससे वो ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सके. सो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियल रूल, ओपियम एंड इंडिगो वर द मेन कॉमर्शियल क्रॉप्स. ओपियम जो होता है ये आपका एक तरीके का ड्रग होता है, हाँ, और इंडिगो जो होती है जिसको हम कहते हैं कलर होता है, जो नील की खेती जिसको हम कहते हैं. फ्रॉम मिड 19th century, however, the demand for new commercial crops increased. लेकिन मिड ऑफ 19th century से अगर देखते हैं तो कुछ नए कमर्शियल क्रॉप्स की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई. देवर जूट, कॉटन, रबर फ्रॉम इंडिया एंड देवर नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंग्लैंड. सो बेसिकली ये लोग कर क्या रहे थे, ये कंपनी क्या कर रही थी, ये इंडिया से हम रॉ मटेरियल ले जाती थी, लैंड के ऊपर से टैक्स भी कलेक्ट करती थी, प्लस जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे वो भी इनके फोर्स करने पर, कंपनी के फोर्स करने पर. कौन से क्रॉप्स, जो नॉन फूड क्रॉप्स थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा रबर, कॉटन, जूट, इंडिगो, इन सब का प्रोडक्शन करके ही कहाँ ले जाते थे, they were taking to England. In the 19th century, jute became an important raw material in European factories. यहाँ से कम रेट में लेकर जाकर वहाँ पे हाई प्राइसेस में सेल आउट करते थे. इवन इंडिया में भी सेल आउट करते थे हाई प्राइसेस में. कल्टीवेशन ऑफ ओपियम. ओपियम वॉज कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना इन एक्सचेंज फॉर चाइनीज़ टी. सो बेसिकली ओपियम का कल्टीवेशन वेस्टर्न इंडिया में करते थे और ये क्या करती थी कंपनी, चाइना में इसको एक्सपोर्ट करती थी इन ल्यू ऑफ टी, मतलब बदले में चाइनीज़ टी के लिए, क्योंकि चाइनीज़ के जो आइटम्स थे, टी हो गया, सिल्क हो गया, वो ब्रिटेन में बहुत डिमांड में था. तो ब्रिटिश बॉट टी फ्रॉम चाइना एंड हैड टू पे फॉर इट इन सिल्वर. अच्छा, रिटर्न में ब्रिटिश को जो था टी के जो पेमेंट करती थी वो सिल्वर में पेमेंट करना पड़ता था. सिल्वर समटाइम गोल्ड ऑल्सो, बिकॉज चाइनीज़ डू नॉट प्रेफर वेस्टर्न गुड्स. Soon they became up with a very corrupt plan of producing opium in India and smuggling it into China. अब opium क्या होता है, एक ड्रग होता है. Now let us see in cultivation of indigo. What is indigo? Indigo is like is a natural dye color through which आप क्या कर सकते थे, कंपनी फैब्रिक्स को कलर कर सकती थी.
So indigo was a major item of international trade from the 16th to the late 19th century. अब ओपियम और जूट जैसे कमर्शियल क्रॉप्स पर काम करने के बाद इनका मूवमेंट नेक्स्ट मूवमेंट था किस पे, इंडिगो पर था. सो इट वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स टू डाई क्लॉथ. Indian indigo was in great demand in Britain and other European countries due to increase in cotton production after the Industrial Revolution. अब इंडिगो जो था वो भी इंडियन इंडिगो का बहुत डिमांड थी ब्रिटेन में. रीज़न उसका ये था, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था इंग्लैंड में, प्लस कॉटन प्रोडक्शन भी वहाँ पर बहुत इंक्रीज़ हो गया था. सो कॉटन में हम क्या देखते हैं, फैब्रिक्स होता है, फैब्रिक को आपको कलर करने की नीड होती है. Another reason was the abandonment of indigo production in the Caribbean islands in the 18th century after the African slaves who worked on the indigo plantation revolted in 1791. The British thus turned to India. अच्छा, एक दूसरा फैक्टर इसका ये था कि जो आपका इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था कैरेबियन आइलैंड्स में 18th सेंचुरी के टाइम पर, वहाँ पर अफ्रीकन स्लेव ने अबेंडन कर दिया, मीन्स दे लेफ्ट कम्प्लीटली, उन्होंने पूरी तरह से इस काम को बंद कर दिया. सो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ये लोग कहाँ आ गए, ब्रिटिश आ गई इंडिया में. Indigo could be produced in Bengal in large quantities because of the ample availability of cheap labor. Besides, the quality of Bengal indigo was excellent. अच्छा, इंडिगो जो था बंगाल में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सकता था बिकॉज ऑफ द एम्पल मीन्स की लार्ज स्केल पर एक तो चीप लेबर अवेलेबल थी, प्लस जो इंडिगो बंगाल का इंडिगो था उसकी क्वालिटी बहुत एक्सेलेंट थी. So the EEIC began to look for a ways to bring large areas in Bengal under indigo cultivation. There were two main systems of indigo cultivation in India, Nest system and Ryothi system. तो बेसिकली ये दो सिस्टम लेकर आए जिसके अंडर में क्या करने वाले थे, इंडिगो का कल्टीवेशन करने वाले थे इंडिया में. एंड दीज टू सिस्टम्स वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर द डे. कीप रिवाइजिंग. थैंक यू. टेक केयर.